तो स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हिमालय का गेटवे कहा जाने वाला जोशीमठ इन दिनों खतरे में है। यहाँ की जमीन धंस रही है, मकान दरक रहे हैं। आखिर क्या वजह है जोशीमठ के धंसने की? कितना बड़ा है जोशीमठ का ये संकट, वहाँ के बाशिंदों का दर्द, और क्या हो सकता है समाधान? इन सवालों का जवाब तलाशती देखिए हमारी ये खास पेशकश, जोशीमठ की भू समाधि। तो जोशीमठ दरक रहा है। यहाँ के बाशिंदों के मन में एक खौफ है कि उनकी पहचान उनके मकानों के साथ कहीं ज़मींदोज़ ना हो जाए। यूँ तो जोशीमठ में वहाँ के घरों की दीवारों पर दरारें पड़ने का सिलसिला कोई नया नहीं है। दशकों से वहाँ पर यह चलता आया है, लेकिन अब ये संकट गहराता जा रहा है। दीवारें दरक रही हैं, ज़मीन धंस रही है, घरों को चीरकर पानी बहने लगा है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर खुले मैदानों में सर्द रातें गुजारने को मजबूर हैं। ये कहानी जोशीमठ की ही है। जोशीमठ पर खतरे के बादल घने होते जा रहे हैं। जोशीमठ कहीं समाता जा रहा है, धंसता जा रहा है। पितरों के तर्पण और बद्रीनाथ से खुशहाली की कामना करने वाले तीर्थयात्री हों, हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने वाले सिख धर्मावलंबी हों, या फूलों की घाटी को एक्सप्लोर करने वाले बैकपैकर्स हों, या औली की बर्फीली ढलानों पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन। हिमालय की पहाड़ी ढलानों पर बसा खूबसूरती और जिंदगी से सराबोर जोशीमठ उम्मीदों और आनंद की पनाहगाह रहा है। लेकिन इन दिनों जोशीमठ की आंखों में अगर आप देखेंगे तो एक ठहराव है, गहराई है और उदासी है। यूं तो मकानों का दरकना और अखबारों में चटकती दीवारों की फोटो छपना कोई नया नहीं है, 2 दशक से ये चल रहा है। लेकिन बीते कुछ महीनों से दरारें चौड़ी हो गई हैं और इन दरारों से अंधेरे जमीन चीरकर जोशीमठ को अपने काले आगोश में ले रहे हैं। जिन लोगों को जोशीमठ की कहानी नहीं पता, उनको बताते हैं और याद दिलाते हैं कि ये वही जोशीमठ है जहां शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जोशीमठ। इसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यहाँ 4 में से एक मठ की स्थापना की। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ को गेटवे फॉर ट्रैकिंग, गेटवे ऑफ बद्रीनाथ, गेटवे ऑफ हिमालय, कई नामों से जाना जाता है। यहाँ नरसिंह भगवान का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कल्प वृक्ष है, 1200 सालों से भी पुराना बताया जाता है। कल्प वृक्ष का पेड़ भारत में मौजूद सबसे पुराने पेड़ों में से एक है। और यही नहीं, जोशीमठ में स्थित तपोवन अपने गर्म पानी के झरने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये शहर नंदा देवी और द्रोणागिरी चौखंबा जैसी चोटियों के लिए शानदार दृश्य पेश करता है। सामरिक नजरिए से ये तो आध्यात्मिक हो गया, लेकिन सामरिक नजरिए से चीन बॉर्डर यहाँ से बेहद करीब है और इस इलाके के पास आता है जिसे चीन अपना बताता रहा है। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों के महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं और ऊपर औली में हाल ही में भारत और अमेरिकन आर्मी ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया और इस जगह की सामरिक महत्ता को बताया। इतना महत्वपूर्ण शहर आज धंसने की कगार पर है। हिमालय की संवेदनाओं को समझे बिना और विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण कार्य क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका ताज़ा उदाहरण बन गया है जोशीमठ। सबसे पहले आपको ये भी बताएं कि जोशीमठ में हो क्या रहा है। दरअसल दुनिया ने 2023 का स्वागत पुरजोर उमंग और उत्साह से किया, लेकिन जोशीमठ के लोगों का नया साल नई दरारें, नए गड्ढे और नया डर लेकर आया। 2 जनवरी यानी कि सोमवार की रात कई मकानों में अचानक दरारें आ गई। शहर के मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आई। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को अचानक मटमैले पानी का रिसाव शुरू हो गया। दरार आने से कॉलोनी का एक पुश्ता भी ढह गया और साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी दरारें आ गई। तहसील के आवासीय भवनों में भी दरारें दिखने लगी। भू धंसाव से ज्योतेश्वर मंदिर और मंदिर परिसर में दरारें आ गई। इसके अलावा सिंगार वार्ड में बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी, इन दोनों इलाकों में जमीन धंसने से ये तिरछे हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोमवार रात करीब 10 बजे होटल की दीवारों से चटकने की आवाजें भी आना शुरू हो गई, जिससे इन होटलों के पीछे रहने वाले 5 परिवारों के लोग दहशत में आ गए और ये दरार हर घंटे के साथ बढ़ती रही। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस शेयर होने लगे। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती समेत कई स्थानीय लोगों ने जब इससे जुड़े फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर साझा किए तो हर कोई अवाक रह गया। अब सरकार भी हरकत में आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रखने की बात कही है। आपदा प्रबंधन महकमा अपने सचिव के साथ जोशीमठ में डेरा डाले हुए है। स्थानीय लोगों के पुनर्वास के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जोशीमठ में ये दरारें
पहली बार नजर आई हैं? क्या रातों रात जोशीमठ का ये हाल हो गया? तो जवाब है नहीं। सरकार भले ही अब जाग रही हो, लेकिन जोशीमठ पर खतरे के बारे में 50 साल पहले यानी 1960 के दशक में ही चल गया था। दरअसल जोशीमठ किसी ग्लेशियर से अलग हुए मलबे के ढेर पर बसा हुआ है। जियोलॉजिकल भाषा में इसे मोरेन पर बसा हुआ शहर कहते हैं। करीब 20,000 साल पहले जब यहाँ ग्लेशियर रहा होगा तो उसके ऊपर जो रेत, मिट्टी और पत्थर रहे होंगे, उस मलबे को हम मोरेन कहते हैं। ग्लेशियर पिघलकर अपनी जगह से खिसक गए और यहाँ रह गया ये भुरभुरा मोरेन। 1960 में जोशीमठ में पहाड़ धंसने की कई घटनाएं हुई। जब संकट बढ़ने लगा तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 1976 में कमेटी का गठन किया। 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने जांच की और सरकार को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में जोशीमठ पर खतरे का साफ साफ जिक्र किया गया। मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ को लेकर अपनी रिपोर्ट में बताया कि अतीत में जोशीमठ भूस्खलन के बाद जमा हुए मलबे के ऊपर बना था और यही वजह है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भूगर्भीय हलचल है। ऐसे में यहाँ पर खुदाई या विस्फोट या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन न किया जाए, ये साफ साफ कहा गया मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में। लैंडस्लाइड जोन से एक भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए, अलबत्ता यहाँ पेड़ लगाए जाने चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की सामग्री इकट्ठा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कि कंस्ट्रक्शन तो छोड़ दीजिए, वहां पर जो डिब्रीज इकट्ठा होती हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाइए। ढलानों पर किसी तरह की खुदाई ना हो और कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उस स्थान की गहन जांच हो जानी चाहिए। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट साफ बता रही थी कि जोशीमठ एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बस गया है। उस वक्त तक फिर भी मोरेन और रिहाइश के बीच एक तरह का संतुलन काफी हद तक बना हुआ था, लेकिन अगर कुछ और हलचल होती तो शायद शहर बर्बाद हो जाता। लेकिन तत्कालीन और उसके बाद की सरकारों ने मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। विकास के एक अंधे मॉडल ने जोशीमठ के रिहाइश में जो आसपास का विकास का मॉडल था और रिहाइश का मॉडल था, उसका एक ऐसा अजीबोगरीब ताना बाना बुना कि शहर आज इस हालत में पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बीच कई और अध्ययन हुए, रिसर्चेज हुई, स्टडीज हुई, लेकिन हालात नहीं बदले। जाने माने भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर SP सती, ऑल वेदर चारधाम रोड परियोजना पर हाई पावर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रवि चोपड़ा जैसे कई विद्वानों ने अपनी रिसर्च की और साफ बताया कि जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में विकास के नाम पर जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल जब सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई तो भू धंसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एक स्वतंत्र सर्वेक्षण भी करवाया। 6 महीने पहले इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आती है। इस सर्वेक्षण में एक बार फिर जोशीमठ में हो रहे बेतरतीब निर्माण को लेकर चेतावनी दी जाती है। सर्वेक्षण में कहा जाता है कि जोशीमठ में ट्रीटमेंट कार्य के साथ ही वृक्षारोपण हो ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। रिपोर्ट में चेतावनी जारी की जाती है कि चारधाम रोड के जिस 20 किलोमीटर हिस्से को चौड़ा किया जा रहा है, वहां अधिकांश हिस्से में जमीन धंसने की आशंका है। रिपोर्ट में यह भी सलाह दी गई कि लैंडस्लाइड जोन में किसी भी निर्माण के लिए किसी बोल्डर को खोदकर या धमाके से नहीं हटाया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि तपोवन, विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्लांट, चारधाम रोड जो है और तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने जोशीमठ के तबाह होने के कारण अब खुद ब खुद पैदा कर दिए हैं। और यही नहीं, खुद सरकार की ओर से बनाई गई डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी ने भी यही ऑब्जर्वेशंस दी कि जोशीमठ बहुत ही कमजोर बुनियाद पर टिका हुआ है। यानी कि सिविल सोसाइटी, सरकारी समितियां, इंडिपेंडेंट अध्ययन सब बता रहे थे कि जोशीमठ के साथ ठीक नहीं हो रहा। इसके बावजूद वहां काम चलता रहा और यह काम जोशीमठ के चारों ओर चलता रहा। ऊपर की तरफ औली में गतिविधियां तो फिर भी कंट्रोल में रही, लेकिन जोशीमठ के ठीक नीचे टनल का खोदा जाना और बाईपास का बनना इस तरह हुआ जैसे कोई सब कुछ जानते हुए भी जोशीमठ के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा हो। पिछले साल रैणी आपदा और नीचे की टनल में टनल बोरिंग मशीन जैसे हादसों के बाद तो भूगर्भीय हलचल और तेज बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने अपनी परियोजनाओं पर रोक लगाने को तैयार नहीं होती भी नजर आई। अब जाकर NTPC प्रोजेक्ट और टनल का काम रोका गया है, लेकिन क्या यह काम पहले नहीं रोका जा सकता था? सवाल यह उठता है कि क्या अब देर हो चुकी है? ये सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सुनिए, जिसमें वो हर मुमकिन कोशिश करने का आश्वासन दे रहे हैं। जो प्रभावित
परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं उनमें रहने वाले लोगों को पहले सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो सबकी सुरक्षा है। वहाँ पर जो लोग प्रभावित क्षेत्र में हैं उन सभी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा है कि उस क्षेत्र को ठीक प्रकार से देख लें और जो भी संभावित खतरा हो सकता है उससे बचने के लिए पहले ही सारी व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित हो। आश्वासन तो मिला है सरकार की ओर से और हम ये भी मानते हैं कि हमें विकास तो चाहिए, लेकिन मैदानों का विकास और पहाड़ों का विकास क्या एक ही फॉर्मूले से मुमकिन है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जोशीमठ को बचाए रखने के ताज़ा वादे के अब कोई मायने हैं? क्या अब देर हो चुकी है या कुछ उम्मीद रखी जाए? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती हमारे साथ हैं। और सती सर, इस पूरे इलाके के भूगर्भीय सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट्स पहले भी साझा कर चुके हैं। उनके कई जर्नल्स हमने पढ़े हैं जो इस पूरे इलाके के भूगर्भीय ताने बाने को दुनिया के सामने रखते हैं। डॉक्टर सती, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। नमस्कार। एनटीपीसी की जो ये सुरंग है इसका काम रोक दिया गया है, वहाँ पर आपदा प्रबंधन की टीम पहुँच चुकी है, लेकिन पहला सवाल यही सर, क्या ये जो कदम उठाए गए हैं त्वरित नज़र आते हैं लेकिन पर्याप्त हैं क्या? नहीं दीपक, प्रश्न ये उठता है अब कि इस समय विज्ञान कहाँ रखा जाए। ऐसी स्थिति में भूविज्ञान या विज्ञान कहाँ रखा जाए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि टनलों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है, चार धाम परियोजना का काम रोक दिया गया है। तो अब ये रोक दिया गया है, लेकिन किस अवस्था में रोक दिया गया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तो ये निर्माण कार्य अपना काम कर चुके हैं और उनका काम दिख रहा है कि सारा जोशीमठ नीचे आ रहा है। अब तो मुख्य बात ये है कि वहाँ जो बसिंदे हैं, बेचारे उनकी जान बचाई जाए। तो अब विज्ञान से हटकर सारा का सारा फोकस अब होना चाहिए प्रशासनिक शासन और प्रशासन के क्रियाकलाप पे। और क्या उनका भी क्या है, उनका भी सबसे महत्वपूर्ण काम ये होना चाहिए कि लोगों को वहां से बचाया जाए। सारा जोशीमठ का अधिकांश हिस्सा नीचे अलकनंदा में समाने को आतुर है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले लोगों को कि जो जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके टूट गए हैं, उनको तत्काल अन्यत्र इवैक्यूएट किया जाए, उनको वहाँ बसाया जाए, अस्थायी निवास बनाए जाएँ, कॉलोनीज़ बनाई जाएँ, टेंट कॉलोनी बनाए जाएँ, क्योंकि इस समय बहुत मौसम की बड़े हार्श है, बहुत ठंडा इस समय कड़ाके की ठंड है। बीमार हैं, बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, धात्री हैं, गर्भवती हैं, इन सब का इस समय बचाना बहुत ज़रूरी है। तो तत्काल प्रशासनिक लेवल पे एक युद्ध स्तर पे लोगों को बचाने के लिए काम शुरू किया जाना चाहिए। एक-एक दिन भारी पड़ने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और जो हमें अब तक सवाल ये खबर है कि में यस सर, अभी तक इस जो समय खबरें फौरी आ तौर रही पर हैं अभी तक जो खबरें आ रही हैं सती सर, उसके मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने कुछ ठोस निर्देश भी दिए हैं। उनका कहना है कि जो किराएदार हैं, अगर वो किराया नहीं भर पाएंगे तो 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनका किराया भी सरकार वहन करेगी और बाकी लोगों को भी विस्थापन किया जाएगा। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये इर्रिवर्सिबल है? क्या जोशीमठ का वापस अपनी जिंदगी में लौटना अब मुमकिन नहीं सर? सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यही है इस प्रकरण का कि अब यहाँ जोशीमठ बचाना तो दूर की कौड़ी हो। दूर-दूर तक जोशीमठ शहर नहीं बचने वाला। अब लोगों को बचाना प्राथमिकी होना चाहिए। प्राथमिक उद्देश्य लोगों को बचाना होना चाहिए। जो पहले किया जाना चाहिए था, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, हमारी रिपोर्ट थी, 2020 में एक पब्लिकेशन आया था एमपीएस बिष्ट और पीयूष रौतेला का। इसके अलावा भी दुनिया भर के अब 1939 में एक मोनोग्राफ पब्लिश हुआ था हेम एंड गांसर का। उसमें भी बताया गया था ये लैंडस्लाइड ज़ोन है। देखिए, ये केवल जोशीमठ की कहानी नहीं है, इस तरह की अनदेखी पहाड़ों में हर तरफ, हर जगह हो रही है। अब वो यहाँ पर प्रश्न उसका विवाद का नहीं है कि सरकारें असंवेदनशील हैं। मुख्य बात ये है अब कि लोगों को बचाएँ।
एन केन प्रकारेण सब कुछ त्याग के इस समय लोगों को बचाना जरूरी है। एक एक दिन भारी है, एक एक घंटा भारी है। हो सकता है कल रात ही बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाए और 500 घर जमींदोज हो जाए और उसके अंदर सब लोग दफन हो जाए। तो ये जरूरी है कि इस समय लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। दीपक, ये मतलब मैं बहुत इमोशनल तरीके से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इस सर। समय लोगों को बचाइए, बाकी चीजें पीछे है। और मैं देखिए, जब हमने ये चर्चा शुरू की थी और आप लोगों को आमंत्रित किया था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आए। लेकिन बड़ा वाकई में जोशीमठ को लेकर ही नहीं, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को लेकर जो संवेदनाएं हम सब लोगों की जुड़ी हुई हैं, इस भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति की जुड़ी हुई है। क्योंकि बद्रीनाथ हर कोई गया है, हेमकुंड साहब हर कोई गया है, फूलों की घाटी की सैर करने हर कोई गया है, औली की पहाड़ियों का लुत्फ उठाने हर कोई गया है। जो नहीं गया इन इलाकों में वो जाने की ख्वाहिश रखता है। तो इस देश के हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ ये इशू है। और अब ये कहना कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, तो ये मायूस करता है कहीं ना कहीं अंदर से। लेकिन इतिहास के अगर इस मुकाम पर आज हम खड़े सती सर, तो फिर कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, क्या सबक लेने हैं, ये भी कहना जरा लाजमी होगा। कहाँ कहाँ चूक हुई, किस तरह की हुई, इन रिपोर्ट्स को दरकिनार किया हमने, ये ठीक है। लेकिन अब कितना कुछ बचा सकते हैं सर हम? नहीं, जोशीमठ तो नहीं बचा सकते आप, लेकिन बचा सकते हैं तो इसी तरह के टाइम बम पे बसे हुए छोटे-छोटे कस्बे और गाँवों को बचाने की स्थिति में अगर सरकारें पर्याप्त संवेदनशील हो जाए। देखिए दीपक, यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ मैं, ये किसी पर्टिकुलर एक सरकार का मामला नहीं। ये सत्ता की बेरुखी हर तरफ, हर जगह है। और इस तरह के मुद्दों पे जिस समय शांति का माहौल होता है, जिस समय इस तरह की स्थितियाँ नहीं होती, उस समय कोई अगर इस तरह के क्रियाकलापों के सरकारी क्रियाकलापों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसको सीधे-सीधे विकास विरोधी साबित किया जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जोशीमठ तो बचने से रहा, लेकिन जोशीमठ के तरह कई अन्य 2 दर्जन के करीब छोटे-छोटे कस्बे और कम से कम सैकड़ों 1000 तक गाँव होंगे जिनको बचाया जा सकता है अगर इससे सबक लेकर कुछ किया जाए। लेकिन हमारा जो इतिहास है, वो कुल मिलाकर इन घटनाओं से सबक न लेने लेने की उदास कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी कहीं कोई सबक सीखा जा सकता है। आपने 50,000 किलोमीटर सड़क बना दी। आपने इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पिछले 20-22 साल में आपने विभिन्न पाइपलाइन में विभिन्न कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट कंडीशंस में ले आए। आपने पहाड़ में जिस पैमाने पे डैमेज कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरह का इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है। पहाड़ केवल अब दूर से दिखती हुई चोटियाँ रह जाएँगी, यहाँ की बसासतें ज़्यादातर ज़मींदोज़ होने के लिए के कगार पर खड़ी हैं। ये मतलब ऐसी बात है, एक जियोलॉजिस्ट को इस तरह की इमोशनल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जियोलॉजिकल कंसिडरेशन कहीं होता ही नहीं हिमालय जैसे भंगुर पहाड़ों पे। जिस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो तो यही कहानी कहते हैं कि आप अगर इमोशनल तरीके से इस बात को नहीं कहेंगे, तो फिर कैसे कहेंगे? मैनेजमेंट के हेलो। अब दो तरीके बचते हैं हमारे पास। किस तरह का डिजास्टर मैनेज तो छोड़ दीजिए, अब हमें विकास भी चाहिए। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें उस पूरे इलाके का विकास भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर अपनी बात भी रख चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी बता चुके हैं। वहां से लौटना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन फिर विकास का मॉडल अब क्या हो? इतना आगे बढ़ने के बाद अचानक से सब कुछ रोका तो नहीं जा सकता सर? नहीं दीपक, ये कब कहा गया? किसने कहा कि विकास नहीं होना चाहिए? आफ्टर ऑल आप सिविलाइजेशन की इस दौर में जहाँ आप आदम आदि मानव जैसी परिस्थितियों में नहीं रह सकते। आपको सड़क चाहिए, आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन कम से कम इस सब के बावजूद चाहिए किसके लिए? वहाँ के रहने वालों के लिए। जब वहाँ के रहने वाले ही सुरक्षित नहीं होंगे, तो फिर ऐसे विकास का क्या मतलब? टेरेन की संवेदनशीलता को भांपते हुए समुचित गंभीरता के साथ वहाँ के अध्ययनों के अनुरूप अध्ययन करते हुए, टेरेन के अध्ययन करते हुए तब विकास के मॉडल आते तो सामने। आपको पता है कि जब उत्तराखंड में सड़कें चार धाम तो हल्ला हुआ, चार धाम पर हमारे रिपोर्ट भी है, हमने पेपर भी पब्लिश किए, हमने बताया भी कि क्या है, लेकिन चार धाम रोड पे तब भी कहीं विज्ञान की बात आई कि डंपिंग ज़ोन बनने चाहिए, ये बनने चाहिए। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में 40-45 हज़ार किलोमीटर सड़क का अलाइनमेंट पता कैसे तय हुआ?
जेसीबी के ड्राइवर ने तय किया। पहाड़ खोदा और स्लोप में डंप किया और इस तरह से जो सड़कें बनी हैं, सैकड़ों, हजारों गाँव उसकी वजह से लैंडस्लाइड की जद में आ गए। पहाड़ में इतना इतने बड़े लेवल पे बायोडायवर्सिटी का वायलेशन वो बायोडायवर्सिटी का कत्लेआम हुआ है और कई तरह के अन्य विसंगतियाँ, पानी के सोते सूख गए हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं और हमने कभी भी जिसने भी आवाज़ उठाई उसको विकास विरोधी करार दिया गया। चाहे ये हाइड्रो पावर के केस में, चाहे सड़कों के केस में, चाहे अन्य निर्माणों के केस में हो। जैसे ही बोला गया कि भाई इतना अनियंत्रित निर्माण नहीं होने चाहिए। 5-5, 6-6 मंजिले होटल नहीं बनने चाहिए। बड़े पैमाने पर स्लोप्स पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे वैज्ञानिकों को विकास विरोधी करार दिया गया। ये बड़ा ऐसा बहुत बहुत सरकारी जी सैड बिल्कुल करने सर, वाला, ये बहुत उदास सरकार करने वाला ये एक तथ्य सरकार है। में ये एक बड़ी विचित्र स्थिति रही है कि सरकार में और जो पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरणविद हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, उनमें एक अजीब सा द्वंद्व रहा है। ये भी एक विडंबना है। सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि पर्यावरण जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, लेकिन हमेशा से पर्यावरणविदों, भूगर्भ वेदाओं की तरफ से कहा जाता है कि आप दूसरा पहलू भी देखिए और वैज्ञानिक नज़रिए से इसको देखिए। लेकिन मेरा सवाल सर एक और है जिसको लेकर मुझे चिंता है, और वो है सेस्मिक जोन के लिहाज से भी ये बहुत ही संवेदनशील इलाके में है और अब भूकंप के खतरे भी हैं, और हमने देखा अभी झटके महसूस भी हुए हैं आसपास के इलाकों में। भूकंप के लिहाज से अब कितना बड़ा खतरा है सर? नहीं दीपक, आपने सही बात बोली कि पूरे हिमालय में अब ये स्थापित सत्य है कि 8+ का भूकंप, 8+ के मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर आने की सबसे बड़ी संभावना है तो उत्तराखंड हिमालय है। ये वैज्ञानिकों, अब पूरे दुनिया के भूकंप विज्ञानियों का लगभग मतैक्य इस बात पे है और हमने भी अध्ययन किया और उसमें यही पाया कि सबसे ज्यादा भूकंप को लेकर सबसे ज्यादा सक्रियता इसी एरिया में है और इसको कहते हैं सेंट्रल सेस्मिक गैप रीजन। सेंट्रल सेस्मिक गैप ऐसा है कि इतिहास में 8+ का भूकंप लिखित इतिहास में इस क्षेत्र में आया नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी संवेदनशीलता की जरूरत है विकास कार्यों में। पर मैं ये कह रहा हूं, आज की तारीख में हम ये कह रहे हैं कि विकास विरोधी हो सकते हैं, विज्ञान वैज्ञानिकों के अध्ययन सब कुछ है। एक बात बताइए, ये तो स्थापित 2-3 चीजें स्थापित सत्य है कि हिमालय बहुत भंगुर है, हिमालय अभी उठ रहे हैं, लगातार भूकंप यहाँ आते हैं, इसकी वजह से यहाँ की चट्टानों में दरारें पड़ती हैं। एक ऐसा उदाहरण बताइए किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में जहां हिमालय की इस संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त प्रावधान करते हुए किसी विकास के प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस संवेदनशीलता को देखते हुए एक भी प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं किया गया। ये असंवेदनशीलता अज्ञानवश है या ये असंवेदनशीलता आंख मूंदते हुए जानबूझकर है, ये एक बड़ा प्रश्न है। पर एज ए वैज्ञानिक मैं मानता हूं कि ये इससे किसी का भला नहीं होने वाला, न इससे लोगों का, न इससे मानवता का, न टेरेन का। टेरेन तो इरिवर्सिबल डैमेज के कारण अब तो केवल दूर से दिखने वाले पहाड़ रह जाएंगे, यहाँ बस्तियां नहीं रहने वाली। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, हमने सरकारों की बात करी, हमने इतिहास में जो गलतियां करी हमने उनका जिक्र किया, हमने जो प्राइवेट ढांचा इसके लिए जिम्मेदार है हमने उसकी बात करी, और हमने प्रकृति की भी बात कर ली। अब हम इंसानों के लिए क्या सीख है सर? कहा यह भी जाता है कि जो पुराने मॉडल्स के मकानों को छोड़कर हमने जो आधुनिक कंक्रीट और ईंट के मॉडल्स अपनाए, शायद हमने वहां भी एक गंभीर मिस्टेक करी है। क्या ये हम कुछ सीख ले सकते हैं अब, या ये अब बात बेमानी होगी ये सब कहना? नहीं, सीख तो ये बात है, ये आपकी बात में बिल्कुल होना वही चाहिए। टेरेन के अनुरूप कंस्ट्रक्शन होने चाहिए। भवन निर्माण यहाँ के टेरेन से के सदियों से रहने वाले लोगों का जो अनुभव जनित जो ज्ञान है उससे उससे उत्पन्न टेक्नोलॉजी का समावेश होना चाहिए था। लेकिन हमने एक एलियन टेक्नोलॉजी लिया है, आरसीसी की बिल्डिंगें खड़ी कर दी, कंक्रीट के जंगल हमने बसा दिए और उसकी भी किस हद तक, मतलब कैरिंग कैपेसिटी एक बात में, धारिता एक बात टेरेन की होती है, संवेदनशील टेरेन है, हमने उसको भी कहीं संज्ञान नहीं लिया। तो हमने, और आगे भी दीपक, मेरा ये अनुभव है पिछले 20, 25, 30 साल से जो मेरा अध्ययन का अनुभव है, ये केवल इस बात पर
आप देख लीजिएगा, हमने जोशीमठ से कुछ नहीं सीखना है, जैसे हमने केदारनाथ से नहीं सीखा, जैसे हमने और पूर्व की घटनाओं से नहीं सीखा। हमने कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि निर्माण कार्यों में पैसा इन्वॉल्व होता है और पैसे में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। थोड़ी सी नाउम्मीदी ज़रूर झलक रही होगी, लेकिन ये कड़वा सत्य है। लेकिन एक सत्य ये भी है जो कि जियोलॉजिकल फैक्ट है कि जोशीमठ अब धंस रहा है और अभी तो ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की स्थिति में हम खड़े हैं। लेकिन एक सवाल जो बड़ा है, मौजूद है, वो ये कि क्या पहाड़ों में विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ नहीं चल सकते? कई बार हम एक लकीर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सती सर से बातचीत करने के बाद, दूसरे एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद ये समझ आता है कि ऐसा नहीं है। अगर आप सही रहते, सही संवेदनशीलता को समझते हुए सही इकोसिस्टम में अगर काम करें तो पर्यावरण भी बचा रह सकता है और विकास भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सीख लेंगे जोशीमठ से, और जोशीमठ की परिणति क्या होगी, इस सब पर नज़र रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सती आपका। और इसी के साथ इस खास पेशकश में आज मेरे साथ इतना ही। इजाज़त दीजिए।